आप लोगों का IAS PCS चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 से 6 अप्रैल का बिहार करंट अफेयर्स और इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल स्तर का जो मुख्य करंट अफेयर्स है उसको पढ़ेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। पहला है बिहार का सबसे महंगा हाईवे है। यह बिहार का अब तक का जो हाईवे बना सबसे महंगा है और इसका नाम है पटना रिंग रोड। शेरपुर कन्हौली का यह हिस्सा है। देखिए बिहार की सबसे सड़क परियोजना महंगी परियोजना है जिसकी कुल लागत जो है आप जो देख सकते कुल लागत जो है 778 करोड़ रुपए है। यदि हम इसको प्रति वर्ग किलोमीटर पर मापते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर में 92 करोड़ रुपया प्रति वर्ग किलोमीटर इसका खर्च हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है लगभग 8.48 किलोमीटर है और यह 6 लेन होगा। इसकी लंबाई 8.48 किलोमीटर है और यह कितने हैं 6 लेन है। ठीक ना, 6 लेन इसी है। इसके लिए जो सरकार का और जो बजट रहेगा और बिहार सरकार का 50-50 का रहेगा। जितना खर्च होगा 50% राज्य और 50% जो केंद्र देगी। इसके लिए भूमि अधिग्रहण कर लिया गया जिसके लिए 11 गाँव में 83.76 हेक्टेयर जमीन का जो है अधिग्रहण कर लिया गया है। तो ये आप रखें बिहार का सबसे महंगा हाईवे है जो शेरपुर से कन्हौली तक जाएगी, याद रखें। और दूसरा बिहार से संबंधित है पुलिस ड्यूटी मीट में बिहार की उपलब्धि और बिहार को सम्मान मिला। बिहार पहली बार है इसमें गोल्ड मेडल जीता और किस कारनामे के लिए जीता उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन सबसे पहले जान लें कि इसका आयोजन बिहार पुलिस ड्यूटी मीट का जो आयोजन हुआ था यह महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था और यह संस्करण क्या में था 69वां संस्करण था। इसमें बिहार पुलिस को अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में जो है पहली बार स्वर्ण पदक जीता गया 2025-26 सेशन है इसका। ठीक ना, क्यों दिया गया है? बिहार पुलिस की एक जो श्वान दस्ता है, डॉग की जो दस्ता होती है उसमें एक है डॉग लिली को जो सभी डॉग श्वान के साथ जो प्रतियोगिता कराएगा तो उसमें गंध की पहचानने की जो उसकी जो तीव्र गति है इसका अंतर है सबसे अधिक रहा। इस कारण जो है डॉग का नाम पूछ दे तो लिली बताइएगा आप लोग। ठीक, यदि बिहार सीधा पुलिस पूछे तो बिहार पुलिस। लिली को गंध के अंतर पहचानने के लिए जो है इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल दिया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा साहित्य समाज से संबंधित है। देखिए बिहार से रिलेटेड है। पटना संग्रहालय में यह आयोजन हुआ था। क्या बात करते हैं? रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार, नाम है इसका रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2026। इसके विजेता बने हैं लेखक प्रेम कुमार मीना, जिसने अपनी पुस्तक जो है भारत एक विचार परंपरा लिखी है, उसके लिए इसको सम्मान दिया गया। और इसका आयोजन जो है पटना संग्रहालय में किया गया था और इस समारोह में जो है सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर भी उपस्थित थी और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। याद रख लें, पुस्तक का नाम है एक विचार भारत एक विचार परंपरा। इसके लेखक है प्रेम कुमार मीना कहा गया था, सॉरी मनी है। और इसको पुरस्कार दिया गया रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2026। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए रेलवे के अब तक जो राजेंद्र नगर टर्मिनल है वहाँ पर हो रहा था वंदे भारत का रखरखाव, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। पटना में जो है पाटलिपुत्रा में आध्यात्मिक कोच परिसर में जो है इसका वंदे भारत ट्रेन का जो रखरखाव होगा और राजेंद्र नगर से अब सारा काम वहाँ चला जाएगा। इसकी लागत लगभग जो 283 करोड़ रुपये खर्च इस पर किया जाएगा और जिसमें जो है रखरखाव के 9 गो लाइन इसमें शामिल होगा, याद रख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। देखिए अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में 3 कीट की प्रजाति जो खोज की गई है और रोव बीटल उसको कहते हैं और इसका नाम क्या क्या है जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कीड़ों की 3 नई प्रजाति की खोज की गई है, वैज्ञानिकों ने खोज किया। इसका नाम रखा गया है मेगालोपिनस अरुणाचलेनिस, थोड़ा नाम उठपटांग है। अरुणाचल लेनिस इसका नाम रखा है। दूसरा है मेगालोपिनिस मिथुन और तीसरा है मेगालोपिनस माइक्रोस। याद रख ले थोड़ा, या आप लोग जहन में रख ले मेगालोपिनस है इसमें अरुणाचल प्रदेश का नाम लगा हुआ है, एक मिथुन का नाम लगा हुआ है, दूसरा में माइक्रोस का नाम लगा हुआ है। तो 3 नई प्रजाति कीड़ों की जो अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है और ये खोज की गई है पक्के टाइगर रिजर्व जो अरुणाचल प्रदेश में। प्रश्न पूछ लिया जाता है पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। और इसके जो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस दोनों में इस 3 प्रजाति की खोज की गई। नेक्स्ट है जैविक खेती और कीट से संबंधित है। अब जैविक खेती का जब ये नाम आएगा तो भारत में सबसे टॉप पर रहेगा, सबसे आगे रहेगा अपना सिक्किम। सिक्किम में जैविक खेती के कारण जैव विविधता में कुछ वृद्धि ऐसे हुई वहाँ कीट की प्रजाति कुछ अधिक पाई गई है। हाल ही में एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया है कि भारत में सबसे ज़्यादा कीट की जो प्रजाति है
5,961 वो सिक्किम में पाया गया है, जो सिक्किम की जैव विविधता को जो प्लस पॉइंट को दिखाता है, यहाँ पर पर्यावरण के वृद्धि को दिखाता है। और इसके बाद जो है बंगाल और मेघालय का नंबर आता है। अगर कीट की बात आई है, सबसे अधिक सिक्किम है, तो ये भी जान ले कि सबसे पहले किन राज्यों ने अपना राजकीय कीट घोषित किया था, और भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो अपना राजकीय कीट घोषित किया है। तो भारत में अब तक केवल 7 राज्य हैं जिन्होंने अब तक अपना जो राजकीय कीट घोषित किया है, जिनमें सबसे पहले महाराष्ट्र 2015 में देश का पहला राज्य बना था जिन्होंने अपने लिए जो है राज्य के कीट घोषित किया था, और वो कीट घोषित किया था ब्लू मॉर्मन, जो एक तितली थी, जो दूसरी देश की दूसरी सबसे बड़ी तितली थी, और ब्लू मॉर्मन उसका नाम था। अब जान लेते हैं 7 स्टेट कौन कौन है जिन्हें अपना राजकीय कीट अपना घोषणा किया है। पहला महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। याद रख ले, दक्षिण भारत का सारे का सारे दक्षिण भारत का है 4 महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु तो ऐसे याद रहेगा, फिर बगल में महाराष्ट्र है, और एक उत्तर पूर्व में आ जाएगा उत्तराखंड, और उत्तर में उत्तराखंड आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, और सिक्किम को रख लीजिए। ये 7 राज्य जिसका जो है अपना राजकीय कीट है। भारत की जो स्थिति पर लेते हैं कीट में वर्ल्ड लेवल पर क्या है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में कुल जो है 66,741 कीट की प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया के लगभग 6.5% कीट की प्रजाति है। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो विश्व स्तर पर दुनिया की सबसे अधिक कीटों की प्रजाति जो है ब्राजील में पाई जाती है, और ब्राजील में कहाँ, अमेजन वर्षावन, ब्राजील के अमेजन वर्षावन में दुनिया की सबसे अधिक कीट की प्रजाति पाई जाती है। आर्थिक रिपोर्ट एक चौंकाने वाला आया है। इंडिया की एक संस्था है सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जिसको CFA कहते हैं शॉर्टकट में। उन्होंने जो है एक आर्थिक गैप का रिपोर्ट जारी किया है। उसके अनुसार ये कहा गया है कि पिछले 6 वर्षों में भारत में अरबपतियों की संख्या में 77% की वृद्धि हुई है, और उसकी संपत्ति में 227% की वृद्धि हुई है। इतनी वृद्धि हुई है कि गरीबी और अमीरी का अंतराल बहुत बड़ा कर दिया है। और संपत्ति का संकेतन यदि करें तो देश के 5 सबसे अमीर परिवार जिनके पास संपत्ति में 4% की वृद्धि हुई है, और इस वृद्धि के साथ राष्ट्रीय संपत्ति का 40% हिस्सा उन 4-5 फैमिली के पास है। और फैमिली में आप लोग गेस कर लीजिए कौन कौन है। अंबानी, अडानी, जिंदल, मित्तल और नादर, ये 5 परिवार है जिनके पास राष्ट्र संपत्ति की 40% हिस्सा है। और रिपोर्ट का नाम यह है, रिपोर्ट का नाम लोग याद रख लें, वेल्थ ट्रैकर इंडिया टैक्स द गैप, क्लोज द गैप। इस रिपोर्ट के तहत ही बताया गया था कि इंडिया में कितने जो आर्थिक गैप वृद्धि हुई है। हाल ही में मूडीज ने एक अपना रिपोर्ट जारी किया जिसमें कहा गया कि भारत की GDP कुछ कम होगी। क्यों कम होगी, उसके कारण उन्होंने बताया है। रेटिंग एजेंसी मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.8 पहले था, उससे घटा करके 6% कर दिया। क्यों कर दिया, इसका मुख्य कारण उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है, जिसके कारण जो कच्चे तेल की वृद्धि, LPG में दाम में वृद्धि हो रही है, जिससे भारत पर जो है आर्थिक दबाव पड़ेगा, और इस कारण जो भारत की जो GDP ग्रोथ दर है 0.8% कमा करके उन्होंने 6% कर दिया है। देखिए, ज्योतिष हम लोग बराबर अपने ज्योतिष पर जो कुछ काम करते रहते हैं, किसी को बिलीव होता है, किसी को नहीं होता है, तो उससे संबंधित ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, ज्योतिष और वास्तु सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। और पटना में एक स्थान है होटल चाणक्य, वहां पर यह 3 दिवसीय जो है अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष वास्तु सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य यह था कि प्राचीन वैदिक ज्ञान है उसको पुनर्जीवित करना, और ज्योतिष जो विद्या है उस शोध को उसको बढ़ाने पर जोर देना है। नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आपके लिए, देखिए अभी जनगणना शुरू हो गई है, जो 2027 के 2026 में शुरू हो गई है। अब जनगणना से रिलेटेड कुछ बात हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्या है, यदि पूछे कि पहली बार जनगणना, तो हम लोग जाहिर जानते हैं कि वो मेओ काल में हुआ था, लेकिन उससे पहले भी छोटे स्तर पर, शहर पर, एक मोहल्ले लेवल पर जनगणना शुरू हुई थी, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत में जनगणना का इतिहास हम देखते हैं तो पहली बार इलाहाबाद में, जिसको अभी प्रयागराज हो गया है, वहाँ पर 1824 में पहली बार जनगणना की गई थी, और उसके निदेशक जो आर गुलाब थे, इसको आप लोग ज़हन में रख लें। आर गुलाब के निदेशक में देश में पहली बार छोटे शहर में इलाहाबाद में जनगणना की गई थी। दूसरी बार आता है उसके बाद वाराणसी में आइएगा, तो 1827-28 में जेम्स प्रिंसेप के नेतृत्व में यह जनगणना हुई थी। ये 2 आपका बात आ गया। यदि आधुनिक काल में आ जाए, आधुनिक शहर, ये हो गया छोटे छोटे, मतलब छोटे कस्बा हो गया। और आधुनिक शहर में, आधुनिक शहर की बात आया तो 1830 में हेनरी वाल्टर की निदेशक में ये जनगणना की गई थी, ढाका शहर में हुआ था। ठीक ना, 1830 में ढाका में हुआ था।
हेनरी वाल्टर के नेतृत्व में जनगणना किया गया था, जो आधुनिक शहर की पहली जनगणना थी, पहली पूर्ण। ये लोग पूर्ण नहीं हुआ था, छोटे कस्बे में पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना थी आधुनिक शहर की, वो ढाका की 1830 में हेनरी वाल्टर ने किया था। यदि देश लेवल पर आ जाए, देश लेवल पर आ जाए तो देशव्यापी जनगणना, जो भारत की पहली देशव्यापी जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। और यदि भारत की नियमित जनगणना पूछते कि भारत की पहली नियमित जनगणना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, कहाँ, तो मतलब इंडिया में हुई थी, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। आप लोग इतना ध्यान रखें। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। चलिए, ये रहा आपका मुख्य करंट अफेयर आज का, बिहार प्लस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा। अपडेट रहने के लिए, अपडेट रहना सबसे ज़रूरी है। अपडेट रहने के लिए आप हमारे इंस्टा चैनल को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको बाय पोस्ट जो है सारा का सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। और अपनी तैयारी को आप लोग अपडेट करते रहिए। अच्छा लगे दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइए।